दोस्तों, पिछली चर्चा में हमने बात की थी भाषा की प्रयुक्ति के बारे में। आज की चर्चा में हम बात करेंगे विभिन्न प्रयुक्ति क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली। प्रयुक्ति क्षेत्र में फिर आपको कहूँगा कि जहाँ भाषा प्रयोग होता है उस क्षेत्र को प्रयुक्ति क्षेत्र कहा गया है। हर क्षेत्र के लिए पारिभाषिक शब्दावली अलग अलग है। जैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी के लिए अलग है, प्रशासनिक के लिए अलग है, और भी क्षेत्र हैं, विधिक है, उनका अलग है। और यह माना जाता है कि जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो जिस क्षेत्र के विषय वस्तु का आप अनुवाद कर रहे हैं उस क्षेत्र के पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करें। पारिभाषिक शब्दावलियाँ आखिर हैं क्या? पारिभाषिक शब्दावलियाँ रूढ़ शब्द हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्रेडिट कहीं लिखा गया है। क्रेडिट का अर्थ अगर किसी शब्दावली में साख है तो वहाँ साख का प्रयोग करना है। इसी तरह किसी शब्दावली में अगर क्रेडिट का अर्थ उधार है तो वहाँ उधार का प्रयोग करना है। अर्थात क्षेत्र विशेष के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगर आप PGDT 4 की पुस्तक देखें तो उसके पृष्ठ संख्या 32 में आपको इसका संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के लिए संसद शब्द दिया गया है, तो आप संसद के बजाय दूसरे किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह मानक नहीं होगा, स्टैंडर्ड नहीं होगा, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे लोग बिजली लिख देते हैं, लेकिन बिजली के बजाय विद्युत शब्द पारिभाषिक शब्दावली में लिया गया है। ऐसे ही पॉल्यूशन के लिए प्रदूषण लिया गया है और एयर पॉल्यूशन के लिए वायु प्रदूषण। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए पारिभाषिक शब्दावली में एग्जीक्यूटिव शब्द को अधिशासी कहा गया है, अधिशासी, और इंजीनियर को अभियंता कहा गया है। तो जब किसी क्षेत्र विशेष के शब्दों का आप अनुवाद कर रहे हो तो उसके पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग जरूरी होता है। और यह जरूरी इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई एक विषय दिया गया, आपको 4 पेज में है, 4 लोगों को दिया गया। एक व्यक्ति अधिशासी अभियंता कहता है, एक व्यक्ति कार्यकारी इंजीनियर लिखता है और एक व्यक्ति कुछ और लिखता है। जब उसको एक साथ किया जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें तो शब्द अलग अलग आ रहा है, तो पढ़ने वाले को काफ़ी दिक्कत होगी कि इसमें हम किसको मानक माने। इसलिए पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग की एकरूपता में शब्दावली का स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण होता है। यह दूसरा पॉइंट है या दूसरी बिंदु है। उसके बाद अगला है पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से तकनीकी शैली का विकास होता है। अब जैसे यहाँ तकनीकी की मैं बात कर रहा था, तकनीक का कैसे संबंध होता है, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, उदाहरण में लिखा हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो वेदर यू हैव रिसीव्ड द लेटर और नॉट। आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि बताना भाई चिट्ठी मिल गई या नहीं, लेकिन जब आप इसको प्रशासनिक स्तर पे, कार्यालय स्तर पर लिखना चाहेंगे तो वहाँ ये शैली ठीक नहीं मानी जाएगी। ऐसे स्थानों पे लिखते हैं काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द लेटर। अब इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो कृपया पत्र की पावती, एक्नॉलेजमेंट को पावती कहते हैं, तो में बड़ी की मात्रा, पावती भेजें। तो इस तरह से आप एकरूपता तकनीकी शैली का विकास करेंगे। इस विषय पे आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है, इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको पारिभाषिक शब्दावली बहुत सारा मिलेगा। यहाँ अगर 4 करना है तो आपको इसको रटना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये जो प्रशासनिक शब्द परीक्षा में पूछा जाता है उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आपको पेज नंबर 33 से लेकर पेज नंबर 44 तक 10 पेज है, इसमें प्रशासनिक शब्द दिए हुए हैं, प्रशासनिक दिए हुए हैं, पारिभाषिक शब्द दिए हुए हैं। अगर इन शब्दों को आप रट लेते हैं, थोड़ा सा तो रटना ही पड़ेगा, अगर इसको रट लेते हैं तो ये जो 10 नंबर का आपका शब्दकोश से दिया जाता है वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में पुनः भेंट होगी, फिर हम विशद रूप से PGDT 4 के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे, ऐसे पहलू जो परीक्षा में आ सकते हैं। अनुवाद के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अनुवाद पे फिर अगला सत्र रहेगा।